रूस यूक्रेन युद्ध के खतरनाक फ्रंटलाइन किल जोन में जानकारी ही सब कुछ है। जितना ज्यादा आप अपने दुश्मन की लोकेशन और उसकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं, आपके पास उतनी ही ज्यादा ताकत होती है। सबसे मुश्किल काम जानकारी हासिल करना है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा तरीका हो जिससे विरोधी अनजाने में अपनी लोकेशन बता दे तो क्या होगा। यही काम कुछ जीनियस यूक्रेनी हैकर्स ने कर दिखाया है और ये है उनका तरीका। ये सब एक खास तकनीक पर निर्भर करता है, स्टारलिंक, जो एलोन मस्क की स्पेस एक्स द्वारा संचालित सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। स्टारलिंक ने संघर्ष के दौरान बड़ी भूमिका निभाई। फरवरी 2022 से यूक्रेन में इंटरनेट व संचार नेटवर्क बदलने में इसका उपयोग हुआ, जिसे रूस ने नुकसान पहुंचाया था या नष्ट कर दिया था। तब से लेकर अब तक यूक्रेनी नागरिकों, सरकार और सैन्य बलों ने सभी ने इस सेवा का उपयोग किया है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों के नागरिकों ने बाहरी दुनिया से संपर्क करने या परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने के लिए इस सेवा पर भरोसा किया। उदाहरण के लिए स्कूलों, अस्पतालों और यूक्रेनी रेलवे की ट्रेनों ने स्टारलिंक सैटेलाइट्स की मदद से जरूरी सेवाएं दी है। मस्क और स्पेसएक्स अध्यक्ष ग्विन शॉटवेल के विरोध के बावजूद यूक्रेनी रक्षा बलों ने स्टारलिंक का इस्तेमाल कर अपनी जमीन की रक्षा और आक्रमणकारियों पर जवाबी हमला करने के तरीके खोज लिए हैं। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में इसे संचार की रीढ़ कहा गया है, जहां कई यूनिट्स के पास कम से कम एक स्टारलिंक टर्मिनल होता है ताकि वे जुड़े और जानकारी जुटा सकें। ड्रोन क्रूज ने स्टारलिंक का इस्तेमाल कर अपने मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी को उड़ाने और रूसी बलों पर हमले करने के नए तरीके खोज लिए हैं। कुछ ड्रोन अपने स्टारलिंक टर्मिनल से लैस हैं। वहीं दूसरी ओर रूस को अपने देश की सीमाओं के भीतर आधिकारिक रूप से स्टारलिंक का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया गया है। स्पेस एक्स ने जियो फेंसिंग नामक तकनीक के जरिए इसकी पहुंच सीमित कर दी है, जिसमें सेवा की उपलब्धता को खास इलाकों तक सीमित कर दिया जाता है। हालांकि यूक्रेन के विवादित और कब्जे वाले इलाकों में ये प्रतिबंध लागू रखना मुश्किल रहा है। कुछ मोर्चों पर रूसी बल तस्करी किए गए टर्मिनल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। युद्ध के शुरुआती चरणों में इसका मतलब था कि यूक्रेन के पास कनेक्टिविटी और संचार के मामले में जबरदस्त बढ़त थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हालात बदलने लगे। 2024 की शुरुआत में यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने बताया कि रूसी बल स्टारलिंक सैटेलाइट संचार का उपयोग कर रहे थे। यूक्रेनी सैनिकों ने बताया कि रूसियों के पास हजारों स्टारलिंक टर्मिनल है और वे काफी समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नहीं जानता था कि यह कैसे हुआ। स्पेसएक्स ने कहा उसने रूस को सीधे या परोक्ष रूप से कोई टर्मिनल नहीं बेचे। इसने यह भी जोड़ा कि वह रूसी सरकार या उसकी सेना के साथ कोई व्यापार नहीं करता, और स्टारलिंक ने पुष्टि की कि उसकी सेवा रूस में काम नहीं कर रही है। कंपनी ने चेतावनी दी कि अगर किसी तीसरे पक्ष ने रूसी सेना को स्टारलिंक उत्पाद दिए तो उस पर प्रतिबंध या सेवाएं बंद की जाएंगी। तो यूक्रेन के खुफिया एजेंटों ने और गहराई से जांच की। उन्होंने एक इंटरसेप्ट जारी किया जिसमें रूसी लोग स्टारलिंक टर्मिनल 1 अरब देश के जरिए खरीदने पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच रूसी सेना में स्टारलिंक के इस्तेमाल के और सबूत सामने आए। रूस में ये टर्मिनल काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फ्रंट लाइन पर पूरी तरह चालू थे, जिससे यूक्रेन और स्पेसएक्स के लिए दुविधा हुई। अगर कंपनी ने इन जगहों पर स्टारलिंक को काम करने देना जारी रखा तो दोनों पक्षों को इसका फायदा मिल सकता था और रूसी अपनी अवैध रूप से हासिल की गई टर्मिनलों का इस्तेमाल यूक्रेनी ठिकानों पर हमले करने के लिए कर सकते थे। अगर स्पेसएक्स ने जियो फेंसिंग बढ़ाकर फ्रंट लाइन पर रूसी सेना द्वारा स्टारलिंक के इस्तेमाल को रोका तो इससे यूक्रेन की पहुंच और संचार भी प्रभावित हो सकता था। यूक्रेनी टीमों ने स्टारलिंक इंजीनियरों के साथ मिलकर रूसी उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा बंद करने का तरीका खोजने की पेशकश की, जिससे यूक्रेन प्रभावित न हो। मई 2024 में ऐसा लगा कि यह कहानी सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंची। पेंटागन और स्पेस एक्स ने घोषणा की कि रूसी उपयोगकर्ताओं के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट्स का उपयोग आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग में स्पेस पॉलिसी के लिए सहायक रक्षा सचिव जॉन प्लम ने चेताया कि रूस अब भी इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के रास्ते ढूंढ सकता है। अभी हमने रूसियों के इस्तेमाल को सफलतापूर्वक रोका है, लेकिन रूस स्टारलिंक व अन्य वाणिज्यिक संचार प्रणालियों का उपयोग करने के तरीके खोजने की कोशिश जारी रखेगा। यह समस्या आगे भी रहेगी।
मुझे लगता है हमने स्टारलिंक और यूक्रेन के लिए अच्छे समाधान ढूंढ लिए। प्लम्ब सही थे। पेंटागन की घोषणा के कुछ महीनों बाद यूक्रेन से और सबूत मिले कि रूस स्टारलिंक लगे ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये समस्या खत्म होती नहीं दिख रही। असल में 2024 में तो यह समस्या और भी बढ़ गई। सबूतों से पता चला कि दसियों हजार स्टारलिंक सैटेलाइट रिसीवर अब भी तुर्की, मध्य एशिया और मध्य पूर्व जैसे देशों से रूस में तस्करी हो रही थी। एक बार जब ये रिसीवर फ्रंट लाइन तक पहुंच जाते थे तो वही रिसीवर रूसी सैनिकों और उनके कमांडिंग अफसरों के लिए जिंदगी काफी आसान बना देते थे। वे इनका इस्तेमाल अपने अटैक ड्रोन की रेंज बढ़ाने के लिए कर सकते थे, साथ ही उन्हें और सटीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर्स से जाम करना भी मुश्किल बना सकते थे। इससे वे और ज्यादा प्रभावी और घातक हो जाते थे। रूसी अफसरों ने भी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया ताकि वे रियल टाइम बैटलफील्ड मैपिंग का फायदा उठा सके, जिसमें सैनिकों की पोजीशन और इलाके की ताज़ा तस्वीरें मिलती थी, जिससे वे अपने सैनिकों और संसाधनों का तालमेल और आसानी से और प्रभावी ढंग से कर सकते थे। यूक्रेनी साइबर वॉरफेयर एक्सपर्ट, जिनका कोड नेम गोल्ड फिंगर था, ने रिपोर्टर्स को स्थिति का सार बताया। 2025 से उन्होंने बड़े ड्रोन कंट्रोल के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल किया और हमलों में ज्यादा सटीकता पाई, जिससे हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम को चकमा देने में उन्हें बढ़त मिली। तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खतरनाक होता जा रहा था। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे थे। फरवरी 2026 की शुरुआत तक यूक्रेन रूसियों की लंबे समय तक चली और बेहद तीव्र बमबारी के बाद बुरी तरह जूझ रहा था। इसके साथ ही लंबी और ठंडी सर्दी के भारी असर ने हालात और भी खराब कर दिए थे। बिजली बार बार गुल हो रही थी क्योंकि क्रेमलिन के ड्रोन के झुंड देश भर में बिजली उपकेंद्रों और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना रहे थे। यारोस्लाव, यूक्रेन की 128वीं हेवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के खुफिया अधिकारी, ने माना कि उस वक्त देश की संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं थी। दुश्मन अप्रत्यक्ष हमलों के जरिए अपनी टुकड़ियों को हमारी पंक्तियों में घुसाने की कोशिश कर रहा था, खासकर खराब मौसम का फायदा उठाकर अपनी पैदल सेना को हमारी पोजीशनों के बीच से आगे बढ़ा रहा था और आगे बढ़ना जारी रख रहा था। तब वे और उनकी ब्रिगेड दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के पास रूसी हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पूर्व में रूसी सेना धीरे धीरे उलियानोव्स्क की ओर बढ़ रही थी, जबकि यूक्रेनी रक्षक पोक्रोव्स्क, लिमान आदि में पीछे धकेले जा रहे थे। फिर स्पेसएक्स ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी स्थिति उलट गई। कीव ने कंपनी से यूक्रेन में स्टारलिंक टर्मिनल के लिए नया पंजीकरण अनिवार्य करने को कहा। कंपनी ने सहमति दी और जल्द ही सिस्टम लागू किया। अचानक यूक्रेन में कहीं भी, चाहे वह कब्जे वाले इलाके हों या फ्रंटलाइन स्थान, स्टारलिंक सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अब अधिकृत सेवा केंद्र में जाना पड़ता था और अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता था, जो कि गैर कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थित थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके डिवाइस काम ही नहीं करते। यूक्रेन के लिए यह एक बड़ी जीत और बेहद अहम मोड़ था। रूस के लिए यह एक आपदा थी। कुछ ही पल में कई सैनिक यूनिटें और कमांडर अंधे हो गए और रूसी अधिकारियों ने भी माना कि इससे उनकी गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आंद्रेई मेदवेदेव, मॉस्को सिटी ड्यूमा के डिप्टी चेयरमैन, ने टेलीग्राम पर लिखा कि स्पेसएक्स की कार्रवाई के कारण दुश्मन पर नियोजित हमले की जगह हमारे पास भारी गड़बड़ हो गई। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने भी इस फैसले को लेकर ऑनलाइन गुस्सा जाहिर किया, जैसे कि एलेक्जेंडर स्लाडको, जिन्होंने स्वीकार किया कि स्टारलिंक तक पहुंच खोना निश्चित रूप से बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। टू मेजर्स टेलीग्राम चैनल ने लिखा, करोड़ों के प्रिय फांसीवादी एलन मस्क यूक्रेन की सेना के हित में हैं। ये शायद उस बड़े पैमाने पर टर्मिनलों की विफलता को समझा सकता है जो कल शाम से मोर्चे पर शुरू हुई थी। इस तरह उदारवादियों द्वारा पूजे जाने वाले उस जीनियस ने एक बार फिर यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की हमारे सैनिकों को मारने में मदद की। अन्य सैन्य ब्लॉगर्स ने बताया कि रूस समाधान ढूंढ रहा था, लेकिन फिलहाल स्टारलिंक का विकल्प नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि क्रेमलिन ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहा था, जैसे कि पंजीकरण प्रक्रिया को बाईपास करने की तकनीकें या चीनी उपग्रहों का उपयोग करने की दिशा में बदलाव, लेकिन यह भी पुष्टि की कि इन संभावित समाधानों को साकार होने में अभी काफी समय लगेगा। लेकिन मोर्चे पर रूसी सैनिकों के लिए समय कीमती है। अधिकतर लोग मारक क्षेत्रों में कुछ दिन ही टिक पाते हैं, फिर घायल हो जाते हैं या इससे भी बुरा होता है
और वे अधिकारियों के हल का इंतजार नहीं कर सकते। तो वे हताश हो गए और यूक्रेनी हैकरों के एक समूह ने उस हताशा का पूरा फायदा उठाया। अब एक छोटी सी बात, इसी वजह से हम द मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि समझा सके कि असली ताकत वास्तव में कैसे काम करती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की बातें मिस न करें। कुछ रूसी लोगों ने महसूस किया कि स्टारलिंक सेवा वापस पाने का एकमात्र तरीका अपने टर्मिनल रजिस्टर करने का रास्ता ढूंढना था। वे खुद ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए यूक्रेनी क्षेत्र में गहराई तक जाना और यूक्रेनी पासपोर्ट पाना पड़ता, जो बहुत जोखिम भरा था। उन्होंने यूक्रेनी लोगों को ढूंढना शुरू किया जो मदद कर सके और टर्मिनल्स रजिस्टर करवाने के बदले बड़ी रकम देने की पेशकश की, ताकि संचार व्यवस्था बहाल हो सके। ये एक हताश कदम था, लेकिन जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए यही एकमात्र विकल्प बचा था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी अपीलों ने 256 साइबर आक्रमण डिवीजन, जो यूक्रेनी साइबर युद्ध विशेषज्ञों की एक टीम थी, का ध्यान खींच लिया था। गोल्डफिंगर के नेतृत्व में, जो खुद एक पूर्व सैनिक थे जो युद्ध में घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हैकर के रूप में डिजिटल क्षेत्र में अपने देश की सेवा जारी रखने का फैसला किया। डिवीजन ने इसे रूसियों के लिए जाल बिछाने और युद्ध की दिशा बदलने का मौका समझा, जिससे कई जानें बच सकती थीं। उन्होंने साइबर अपराधियों के एक समूह के रूप में पेश आने का फैसला किया और हताश रूसी सैनिकों से संपर्क करना शुरू कर दिया। प्रभावी रूप से उन्हें यूक्रेन में उनके स्टारलिंक रिसीवर पंजीकृत करने की पेशकश की, क्रिप्टो करेंसी में भुगतान के बदले। जैसे ही कोई उनके झांसे में आया, धोखाधड़ी शुरू हो गई। यूक्रेनी हैकरों ने अपने शिकारों को जाल में और गहराई तक फंसाया। सबसे पहले उनसे कुछ सामान्य जानकारी मांगी, जैसे उनके उपकरणों के सीरियल नंबर। ये सब रूसियों को सामान्य और ज्यादा जोखिम भरा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी जानकारी दे दी। फिर हैकरों ने और आगे बढ़ते हुए अतिरिक्त जानकारी मांगी। आखिरकार रूसियों से भुगतान मिलने के बाद वे योजना के अंतिम चरण में पहुंच गए और सैनिकों से सटीक जीपीएस निर्देशांक मांगे। इस बिंदु तक कई रूसी सैनिक पहले ही इस विचार के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उन्होंने पहले ही भुगतान कर दिया था और काफी जानकारी दे दी थी, इसलिए उन्होंने इस अनुरोध को मान लिया और अपनी लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी स्वेच्छा से दे दी। इसके बाद हैकर्स को बस वो जानकारी अग्रिम मोर्चे पर लड़ रही यूक्रेनी सैन्य इकाइयों तक पहुंचानी थी, जो फिर चुपके से रूसियों को आसानी से नष्ट कर सकती थी। ये चौंकाने वाली चाल है, लेकिन काम करती है। 256वीं डिवीजन की रिपोर्ट है कि 2600 से अधिक रूसी इस जाल में सिर के बल फंस चुके हैं और अपनी लोकेशन बता चुके हैं। इससे यूक्रेन की सेना को रूसी कमांड पोस्ट, ड्रोन पायलट की पोजीशन, सैनिकों के जमावड़े और मुख्यालय के सटीक निर्देशांक पता लगाने में मदद मिली है। जांच पत्रकार मैक्सिम टकर, जिन्होंने इन यूक्रेनी हैकर्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ने टाइम्स रेडियो के फ्रंट लाइन पॉडकास्ट के एक एपिसोड में उनके स्कैम के तरीके पर और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीम में सिर्फ 6 लोग हैं, लेकिन वे एक AI चैटबॉट डिजाइन करने में सक्षम रहे, जो उनके लिए ज्यादातर काम करता है, रूसियों से संपर्क करता है और उनका डेटा एक एक करके इकट्ठा करता है। इससे वे छोटी टीम होते हुए भी कई दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हैकर्स अन्य तरीकों से भी काम करते हैं। विभिन्न साइबर तकनीकों का उपयोग करके रूसी ईमेल अकाउंट्स में घुसपैठ करते हैं या नकली AI जनित महिला प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके रूसी फ्रंटलाइन सैनिकों से चैट करते हैं और उन्हें अपनी पोजीशन और मूवमेंट्स के बारे में कीमती जानकारी देने के लिए राजी करते हैं। यह सब यूक्रेन की खुफिया जानकारी के भंडार को मजबूत करने और युद्ध के मैदान की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करने में मदद करता है। हैकर्स महत्वपूर्ण जानकारी मिलते ही उसे सैन्य कमान केंद्रों भेज देते हैं। टकर ने वो पल भी फिल्माया जब गोल्डफिंगर कमांड पोस्ट पर कॉल करता है और पता चलता है कि एक रूसी सैनिक पास छिपा है। वे बताते हैं कि यूक्रेन की टीमें जानकारी मिलने पर बिना पुष्टि के तुरंत ड्रोन नहीं भेजती या बमबारी नहीं करती। वे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने या संसाधनों की बर्बादी का जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए वे पहले निगरानी करते हैं ताकि यह पुष्टि हो सके कि रूसी वास्तव में वहां हैं। उसके बाद ही वे अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं। टकर टाइम्स में लिखते हैं कि यारोस्लाव 128वीं हेवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के को 256वीं डिवीजन से निर्देशांक मिले। उन्होंने इन्हें तो ही छवियों पर मैप कर उस क्षेत्र को जूम किया जहां रूसी तैनात माने जाते हैं। वह जल्द ही
दुश्मन सैनिकों के स्पष्ट संकेत देख लेते हैं, जिनमें ताजे पैरों के निशान और उनकी शरण स्थली को छुपाने के लिए रखी गई शाखाओं के ढेर शामिल हैं। जानकारी की पुष्टि के बाद यारोस्लाव ने निर्देशांक यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों को भेजी, जिन्होंने उस शरण स्थली पर सटीक हमला किया। यारो और उनके साथी अधिकारी लाइव फीड में देखते हैं कि एक कामिकाजे ड्रोन छत से टकराता है, जिससे अंदर छिपे रूसी सैनिकों की शरण स्थली ढह जाती है। टकराव से पहले ड्रोन कैमरा देखता है इमारत की छत पर एक सैटेलाइट डिश, जो आकाश की बजाय पास के गांव की ओर इशारा करती है। ये भी अब अग्रिम मोर्चे के इलाकों में आम नज़ारा बन गया है। एक बार जब स्पेस एक्स ने स्टारलिंक सेवा बंद कर दी, तो रूसियों ने उपग्रह डिश का इस्तेमाल यूनिट्स के बीच वाईफाई ब्रिज बनाने के लिए करना शुरू कर दिया, ताकि वे आपस में संवाद कर सकें। एक तरफ तो यह समस्या का हल निकालने का एक नवोन्मेषी तरीका है, दूसरी तरफ इससे यूक्रेन के लिए यह पता लगाना और भी आसान हो जाता है कि रूसी कहाँ छिपे हुए हैं। उन्हें बस उपग्रह डिश को देखना है, ये देखना है कि वे किस दिशा में इशारा कर रही हैं और उनकी दिशा का पीछा करना है, ताकि और सैनिकों का पता चल सके। येरो ने कहा कि हैकर्स को लोकेशन डेटा देने के बाद भी कई रूसी वहीं कुछ देर तक रुके रहे, जिससे यूक्रेन को उन्हें ढूंढकर खत्म करने का मौका मिला। इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कुछ रूसी सैनिक इतने मूर्ख हों कि उन्हें यह एहसास ही न हो कि उनके साथ धोखा हुआ है। शायद वे जानते हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन डर के कारण वरिष्ठों या साथियों को नहीं बताते और चुप रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह गलती जानलेवा न हो। कुछ मामलों में रूसी सैनिक स्थान बदलना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि वे इतने खतरनाक इलाकों में तैनात हैं जहां यूक्रेनी ड्रोन ऊपर मंडरा रहे हैं और किसी भी हलचल की तलाश में इलाके की निगरानी कर रहे हैं। इस वजह से कई सैनिक मारे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भोलेपन से यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों का काम आसान हो गया है। ऐसे ऑपरेटर जैसे कि कतेरीना, जिनकी उम्र 23 साल है और जब टकर ने उनसे मुलाकात की थी तब वह 4 महीने की गर्भवती थी। उसने युद्ध के पहले साल में अपने ही गांव में रूसी कब्जाधारियों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखने के बाद सैन्य सेवा में भर्ती होने का फैसला किया। मेरे गांव के लोगों ने कब्जे में बहुत कष्ट झेले। कुछ पुरुष बंदी बनाए गए, एक को यातना देकर मार डाला गया, तहखानों में छुपे लोगों पर ग्रेनेड फेंके गए, जिससे कई डर से बाहर नहीं निकले और कुछ की मौत हो गई। अब वह उन कई ड्रोन पायलटों में से एक हैं जिन्होंने हैकर्स द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग करके रूसी सैनिकों को मार गिराया, दुश्मन की बढ़त को धीमा किया और उसकी सैन्य ताकत को एक एक वार में कमजोर किया। मुझे यहाँ किए गए कामों का बदला लेने की तीव्र इच्छा है। मैं अपनी बहनों, भाइयों, भतीजों और यूक्रेन के उन बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ जो रूसी आक्रामकता से पीड़ित हैं। मैं यह सब अपने बच्चों की शांतिपूर्ण भविष्य के लिए कर रहा हूँ। तो ये तरीका कितना प्रभावी रहा है? टकर मानते हैं कि इस अभियान से हुए रूसी हताहतों की सही संख्या निकालना मुश्किल है, लेकिन अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे यूक्रेनी लड़ाकों ने इसका असर जरूर महसूस किया है। वे बताते हैं कि स्टारलिंक टर्मिनल बंद होने और हैकिंग शुरू होने के बाद यूक्रेनी लाइनों पर रूसी हमलों में 45% की गिरावट आई है। टकर के अनुसार इससे कई जानें बची हैं और अन्य मोर्चों की साइबर ब्रिगेड्स ने 256वीं डिवीजन से काफी कुछ सीखा है। कुछ लोग उनके तरीके अपनाकर ज्यादा स्टारलिंक डेटा जुटा रहे हैं और दुश्मनों पर विनाशकारी हमले कर रहे हैं। यह तरीका हमेशा सफल नहीं होगा, क्योंकि रूसियों को पता चल सकता है और कम सैनिक अपनी लोकेशन साझा करेंगे। फिर भी यूक्रेन के हैकर्स लगातार प्रयास करते हैं। वे दुश्मन को चौंकाने के लिए नई तरकीबें बना रहे हैं और अब ऑपरेशन मजबूत करने को AI आधारित नकली पहचाने या डिजाइन हैकिंग टूल्स जैसी AI तकनीकों पर अधिक निर्भर हैं। इससे उन्हें क्रेमलिन अधिकारियों, मॉस्को व्यापारियों के ईमेल में घुसपैठ और रूसी हथियार फैक्ट्रियों के गुप्त स्थानों का पता चला, जिन्हें बाद में लंबी दूरी की मिसाइलों से निशाना बनाया गया। संक्षेप में, भले ही ये साइबर टीमें मोर्चे पर बंदूकें चलाने या तोप खाने के हमले आयोजित करने के लिए मौजूद न हों, लेकिन फिर भी वे इस युद्ध पर असाधारण प्रभाव डाल रही हैं। रूसी तंत्र की पंक्तियों में अराजकता, भ्रम और बिखराव फैलाने के लिए ये लोग नए और पारंपरिक तरीकों से हटकर काम कर रहे हैं। नई खुफिया जानकारी बताती है
कि रूस का पतन उम्मीद से कहीं बड़ा है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। या फिर इस वीडियो को देखें कि कैसे कट्टर रूसी राष्ट्रवादी और पूर्व वफादार भी देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हो रहे हैं। सैन्य समाचार और विश्लेषण के लिए द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें।